गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आप लोग कक्षा 8 की अपनी हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए पाठ 3 का क्या नाम है? शब्द विचार। शब्द विचार में पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी अपनी बुक ओपन करिए, खोलिए। चलिए आगे देखिए। शब्द क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। क्या लिखा है? अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। आदान प्रदान जानते हैं बेटा? जो मैंने कुछ बोला, आपसे कुछ पूछा और आपने उसका उत्तर दिया, ठीक है। वो आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। भाषा का निर्माण मुख से निकलने वाली ध्वनियों से होता है। भाषा का निर्माण कैसे होता है? जो मुख से ध्वनि निकलती है उससे होता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित क्रम में, सीरियल से रखने में एक सार्थक शब्द जानते हैं बेटा? जिस शब्द का अर्थ निकलता हो। क्या हो गया हमारा? सार्थक शब्द। तो उस सार्थक शब्द का निर्माण होता है। जैसे गरम, देखिए हमने सीरियल से वर्ण को रखा गा रा में, तो देखिए इस शब्द का अर्थ निकलता है गरम। जैसे मगर, ठीक है, मगरा, तो ये क्या हो गया? मगर। तो ये हमने एक सीरियल से वर्ण को रखा तो हमारा ये सार्थक शब्द बन गया जिसका अर्थ निकलता है मगर। जानते हैं जीव। अब देखिए रगम, इसी शब्द को बोल दिया रगम, रा और गा मा। देखिए रगम हो गया हमारा ये शब्द। इसका कोई अर्थ निकला नहीं? निकला ना। तो इसलिए हमारा शब्द कैसा हो गया? निरर्थक। कैसा हो गया? निरर्थक हो गया, ठीक है। आप देखते हैं ये शब्द की परिभाषा। वर्ण से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। किससे? वर्णों से निर्मित में बना हुआ, वर्णों से बना हुआ स्वतंत्र एवं सार्थक जिस शब्द का अर्थ निकलता हो वो ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। आगे देखिए, किसी शब्द का लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेना पद कहलाता है। अब देखिए, किसी शब्द का लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित होकर जो अपना रूप बदल लेते हैं शब्द, उनको क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आगे देखिए, शब्द और पद में अंतर। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ये देखिए डिफिनेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई कि प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक शब्द वर्ण समूह ये क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। परंतु जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, और जब कोई शब्द व्याकरण के नियम में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेता है। ऐसी स्थिति में वह शब्द न रहकर पद कहलाता है। जब अपना रूप बदल लेता है तो क्या कहलाता है? शब्द ना कहलाकर ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे लड़का और दौड़, ये क्या है? शब्द है। लड़का और दौड़ ये क्या है? शब्द है। परंतु वाक्य में जब इन्हीं को हम प्रयोग करते हैं शब्दों को, तो ये वाक्यानुसार अपना रूप बदल लेते हैं। वाक्यानुसार जैसे वाक्य के अनुरूप या वाक्य के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का दौड़ा, ठीक है, लड़का दौड़ा। और देखिए इसी को अगर हम बोलते हैं लड़के दौड़े, ठीक है, तो ये रूप बदल गया। लड़के वही हैं और दौड़ भी लगा रहे हैं। तो देखिए लड़के दौड़े और देखिए लड़कों ने दौड़ लगाई, ठीक है, ये रूप बदल गया। जब हमारा रूप बदल जाता है शब्द का तो क्या कहते हैं? पद। अब आगे देखिए,
शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? हाँ, 4 आधार पर किया जाता है। देखिए, पहला खंड 1 शब्द भेद उद्गम के आधार पर। पहला क्या हो गया? उद्गम के आधार पर। और दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा योग रूढ़ शब्द हो गया। तीसरा अर्थ के आधार पर। अब देखिए, ये हमारे शब्द हैं। क्या हैं? शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण, जो हम पढ़ रहे हैं उद्गम के आधार पर। पहला देखते हैं उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। उद्गम के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, 5 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से? पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, पांचवा द्विज या संकर शब्द। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे उद्गम के आधार पर शब्द के भेद हैं। अब देखते हैं पहला तत्सम शब्द। अब हमारे तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में, जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत में बोले जाते थे वैसे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अंधकार, जैसे अंधकार, निद्रा, कर्ण, नृत्य आदि। इनको संस्कृत भाषा में भी अंधकार कहते हैं, निद्रा, वर्ण, नृत्य। वैसे हिंदी में भी हम वही शब्द बोलते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? हमारे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में जो बदल जाते हैं, परिवर्तित मतलब जो बदल जाते हैं, बदल कर हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए निद्रा, यह हमारा तत्सम शब्द है। निद्रा हमारा तत्सम शब्द है। इसको बदलकर तद्भव शब्द में हम क्या कहेंगे? नींद। क्या कहेंगे? नींद। और देखिए तत्सम शब्द हमारा है कर्ण, और इसको तद्भव शब्द में बदलकर क्या कहेंगे? कान। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तद्भव शब्द। अब आगे देखते हैं देशज शब्द। जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं से आकर हिंदी भाषा में जुड़ गए। जो शब्द भारत की बोलियों और उपभाषाओं से आकर हिंदी भाषा में जुड़ गए हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पेट, घटिया, जूता आदि। ये क्या है? देशज शब्द। अब देखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की से आकर हिंदी में मिल गए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं कौन कौन सी? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि, इन भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए अरबी शब्द हमारे कौन से हैं? जैसे मुहावरा, वजीर, सलाह, कानून, नजारा आदि। और देखिए चीनी भाषा कौन सी है? चाय, लीची आदि। अंग्रेजी भाषा डॉक्टर, टेबल, कॉलेज, कंपनी, स्कूल, पेन आदि। फ्रेंच भाषा देखिए कूपर, इंजीनियर, हॉस्पिटल, मेट्रो, कारतूस, गिटार आदि। ये हमारे फ्रेंच भाषा के शब्द हो गए। अब देखिए फारसी भाषा खुशामद, दाग, आबादी, आमदनी, आदमी, जानवर, चिराग, चेहरा आदि। ये हमारे फारसी भाषा के शब्द हो गए। अब देखिए तुर्की भाषा।
बारूद, कैंची, सौगात, बेगम, चाकू, चिक, तोप, चेचक, बंदूक आदि। ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द हो गए। अब देखिए यूनानी, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि। जापानी भाषा देखिए रिक्शा आदि। तो देखिए ये सब मिलाकर के हम सारी भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं, अरबी, फारसी के शब्द देखिए हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारा आ गया द्विज या संकर शब्द। देखिए द्विज या संकर शब्द क्या है? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्द द्विज या संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे अब देखिए संकर शब्द जैसे दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी? जैसे हमने शब्द बोला थानेदार। क्या बोला? थानेदार। तो देखिए इसमें दो भाषाएं मिली हुई हैं। थाने हमारा हिंदी भाषा है और दार हमारा कौन सा है? फारसी भाषा। तो देखिए हिंदी और फारसी भाषा को मिला करके हमारा शब्द बन गया थानेदार। क्या बन गया बेटा? थानेदार। और देखिए दूसरा टिकटघर। देखिए टिकटघर हमारा ये हिंदी भाषा है। इसको जैसे हमने टिकट घर बोला तो देखिए टिकट को ये अंग्रेजी भाषा है और घर हिंदी भाषा है। देखिए टिकट घर दोनों मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? टिकट घर। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के ये शब्द हो गए। अब देखिए बेटा लिखा है इधर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए हम बोल रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में निशान लगा लेंगे। देखिए आपका का नंबर है। जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अभी मैंने पढ़ाया आपको, बताएंगे आप। हाँ, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। चलिए निशान लगा लीजिए। अब देखिए खा नंबर गिटार, मशीन, कूपन आदि शब्द हैं। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं बताएंगे आप? अच्छा, हाँ, फ्रेंच भाषा के। गुड। अब आगे देखते हैं तोप, चेचक, बंदूक आदि शब्द हैं कौन सी भाषा के हैं? तुर्की भाषा के। ठीक है। अब आगे देखिए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब देखिए का नंबर है विदेशी भाषा से आए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं गलत। विदेशी भाषा से आए शब्दों को संकर शब्द नहीं कहते हैं, गलत का निशान लगाएंगे। अब खा नंबर देखिए शब्द वाक्य में प्रयोग होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। सही है। अब देखिए प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, यह भी सही है। आगे देखिए संकर शब्दों को द्विज शब्द भी कहते हैं ना? हाँ, यह भी सही है। चलिए अब देखिए खंड 2 शब्दभेद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखिए पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए निश्चित किए गए हों। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए निश्चित किए गए हों तथा जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हों। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हो उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला है सामान्य मूल शब्द और दूसरा रूढ़ मूल शब्द। अब देखते हैं सामान्य मूल शब्द कौन से हैं हमारे? जैसे चांद, सूर्य, घर, दूध, फूल, ये कौन से हैं? सामान्य मूल शब्द। अब देखते हैं रूढ़ मूल शब्द कौन से हैं? कभी कभी सामान्य मूल शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होने लगता है। कभी कभी
सामान्य मूल शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होने लगता है, तब इस प्रसंग में इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे सामान्य हिंदी में गधा, उल्लू आदि शब्दों का अर्थ जानवर या पक्षी से, जैसे हमने बोला गधा, उल्लू। अब गधा हमारा जानवर हो गया, उल्लू पक्षी है, तो इनका अर्थ जानवर और पक्षी से है। परंतु ये किसी व्यक्ति के संबंध में प्रयोग करते हैं। अगर यही शब्द हम किसी व्यक्ति के संबंध में प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं कि वह उल्लू है, ठीक है, तो इसका आशय मूर्ख के लिए हो जाता है। जैसे किसी को बोल दिया तुम बहुत उल्लू हो, ऐसे बोल देते हैं ना, तो देखिए ये शब्द क्या हो गया, मूर्ख के लिए, ठीक है। इसका आशय क्या हो गया, मूर्ख। उल्लू का आशय क्या हुआ, मूर्ख। इस प्रकार के शब्द जो सामान्य मूल शब्द होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों, रूढ़ मूल शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से हैं? जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द या सार्थक शब्द खंड जुड़ जाता है। जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द या सार्थक शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार के बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द के सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द की रचना भी अग्रलिखित 3 प्रकार से की जा सकती है। अब देखिए इसकी भी रचना कितने प्रकार से की गई है, 3 प्रकार से। अब देखते हैं 3 प्रकार से कौन कौन सी है। 3 प्रकार से का नंबर देखिए, 2 मूल रूढ़ शब्दों के योग से, जैसे सार्थक शब्द खंड। अब देखिए हमारा सार्थक शब्द खंड, खंड में जानते हैं टुकड़े अलग अलग करना। अब देखिए जैसे कि हमारा सार्थक शब्द है, खंड है डाक प्लस घर, ठीक है। अब इसको हम यौगिक शब्द में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डाक घर मिलाकर के लिख देंगे। जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आलय, ये हमारा सार्थक शब्द खंड है, विद्या प्लस आलय। अब देखिए जब हम यौगिक शब्द में लिखेंगे तो इसको मिलाकर के लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, विद्यालय, ठीक है। अब देखिए दूसरा आ गया हमारा खा नंबर, मूल शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग करके, मूल शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग करके। अब देखिए मूल शब्द हमारा क्या है, मानव। अब इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। प्रत्यय हमारा ता है, क्या है, ता है। तो जब हम मानव में ता प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा यौगिक शब्द क्या बनेगा, मानवता। क्या बनेगा, मानवता। देखिए दूसरा देखिए जैसे नमक प्लस ईन। अब देखिए नमक में हमने प्रत्यय क्या लगाया, ईन। क्या लगाया प्रत्यय, ईन। तो हमारा यौगिक शब्द क्या बन गया, नमकीन, ठीक है। क्या बन गया, नमकीन। अब देखिए गा नंबर, मूल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करके, ठीक है, मूल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करके। अब देखिए मूल शब्द में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। मूल शब्द है हमारा धर्म, मूल शब्द क्या है हमारा, धर्म। और इसमें हम उस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं आ उपसर्ग है हमारा। तो हमारा धर्म प्लस आ, तो हमारा यौगिक शब्द क्या बन गया, अधर्म। क्या बन गया, अधर्म। अब देखिए मूल शब्द हमारा बल, क्या है, बल। और उसमें हमारा उपसर्ग जो हमने लगाया वो हो गया दुर। क्या हो गया, दुर। तो देखिए हमारा यौगिक शब्द क्या बन गया, दुर्बल। क्या बन गया, दुर्बल। अब देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताएं, ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषताएं हो, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी अन्य विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
अब देखिए जैसे योग रूढ़ शब्द है हमारा लंबोदर, योग रूढ़ शब्द क्या हमारा है लंबोदर। देखिए शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो गया, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका है, उदर मीन्स पेट होता है, तो लंबा उदर किसका है, विशेष अर्थ में क्या लिखेंगे गणेश, क्या लिखेंगे गणेश। अब देखिए जैसे योग रूढ़ शब्द हमारा है पीताम्बर, क्या है पीताम्बर। अब हमारा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा पीताम्बर का, पीले हैं वस्त्र जिनके, पीले हैं वस्त्र जिनके। अब देखिए विशेष अर्थ में क्या लिखेंगे, पीले वस्त्र किसके होते हैं, हाँ कृष्ण के, किसके कृष्ण के। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको, अच्छा चलिए ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगी, फिर आगे का कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।